एएलपी का आपका प्रीवियस ईयर 2018 का पूरा सवाल मैंने आपको ले करके आया है। एक शिफ्ट का जितने सारे उसमें सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो मुश्किल प्रश्न रहें चाहे वो आसान प्रश्न रहे, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इसमें टोटल 21 प्रश्न पूछा गया। ऐसा होता है आपका सिलेबस में 20 प्रश्न दिया हुआ है मैथ का और 25 रीजनिंग का, तो हो सकता है कभी एक ज़्यादा एक कम हो सकता है। ये आपका 17 तारीख 8वां महीना 2018 का है और इसमें 21 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। टोटल 21 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करवाएंगे और आप लोग का जो प्रश्न आएगा उसको स्किप कर दीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आएगा उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, और जो बच्चे नए रहते हैं उसको लगातार देखिएगा कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं एएलपी में। आइए शुरू करते हैं। और देखिए इसमें मुझे टाइम लगेगा और मेहनत लगेंगे, तो आप मेहनत के समझिए और जो आपके पास में यूट्यूब ने दिया है उसको आप ज़रूर करें। लाइक करना है, जो भी करना है वो आप काम ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगेंगे और मेहनत बहुत लगेंगे इसमें, क्योंकि टोटल प्रश्न को बनाना, फिर उसको प्रश्न को लगाना उसमें, फिर उसको लोड करना, बहुत सारा समय मतलब 3.5 से 4 घंटे चला जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है यदि एक डेटा का माध्यिका और बहुलक ए बी और सी है, मतलब इसको डिनोट किया गया है कि माध्य को, माध्यिका को और उसके बाद में बहुलक को हम किस तरह से लिखे हैं, तो इसमें बोला गया है कि ए को बी को और सी से डिनोट करते हैं। मतलब जहाँ ए रहेगा तो माध्य समझिएगा, बी रहेगा तो माध्यिका समझिएगा और सी रहेगा तो बहुलक समझिएगा। उसके बाद में आगे कहा गया है कि ए अनुपात बी का जो मान है वो ए अनुपात बी का जो मान है वो 9 अनुपात कितना है 8 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया कि बताइए बी अनुपात सी का मान क्या होगा, कि बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ जरा समझिए, और ऐसा नहीं हो सकता है कि माध्यिका और माध्य और बहुलक से सवाल ना पूछे। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर फॉर्मूले याद रहेगा तभी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। आइए, अगर इसमें ए अनुपात बी है तो इसका मतलब ए को क्या कहा, माध्य कहा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि माध्य, और बी को कहा माध्यिका। मतलब माध्य अनुपात माध्यिका को हम लिख सकते हैं 9 अनुपात कितना 8 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा बी अनुपात सी, तो बी का मतलब माध्यिका और सी का मतलब बहुलक, मतलब माध्यिका अनुपात बहुलक पूछा गया। इससे जब ऐसा पूछा गया तो इसमें एक चीज़ आ रहा है बहुलक। अब आपको माइंड में आना चाहिए कि बहुलक हमें दिया हुआ नहीं है, हमें बहुलक निकालना है, तो उसके लिए तो फॉर्मूले होना चाहिए। एक फॉर्मूले होते हैं बहुलक बराबर, कौन सा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुने माध्य होते हैं, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना। अगर ये याद नहीं रहेगा ये सवाल नहीं बनेगा। अब आइए इसमें यूज करते हैं। यहाँ पर बहुलक निकालना है, 3 का 3 लिखेंगे। माध्यिका का मान कितना, तो माध्यिका का मान आपको कितना 9 है, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुपात में है, इसके बराबर क्या मानना है x, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। और माध्यिका कितना 8 है तो 8x लिख दीजिए। ये 2 माध्य कितना है तो 9x है तो 9x लिख दीजिए। ये हो जाएंगे 8 तिया 24x और 9 दूना 18x। 24x में से 18x जाएगा तो कितना बचेगा 6x, यानी बहुलक का मान कितना आ गया 6x आ गया। अब यहाँ आपको पूछा बी अनुपात सी, तो बी का मान क्या माध्यिका है, तो माध्यिका कितना है, तो माध्यिका यहाँ दिया हुआ 8x। उसके बाद में सी बहुलक है, तो बहुलक कितना निकाले 6x। अब इसको काट छाट करिए, आपका आंसर आ जाएंगे। x से x कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिया कितना 6, यानी इसका इस सवाल का आंसर 4 अनुपात कितना होंगे 3 होंगे। अगर इस फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो फिर आपसे नहीं बनेंगे और ये अच्छे सवाल आपसे पूछे गए थे। आइए माध्य माध्यिका बहुलक से जो आपका सांख्यिकी में है 2 फॉर्मूले और मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उसको आपको ध्यान रखना है, निश्चित सवाल आपसे वहाँ से बनेंगे। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, सांख्यिकी में आपको सवाल यहीं से पूछे जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला याद रखना है कि आपसे प्रसरण पूछा जाएगा, कि डायरेक्ट आपसे सब चीज़ दिया हुआ रहेगा और आपको फार्मूले ध्यान में नहीं रहेंगे तो नहीं बनेंगे। फार्मूले आपको ध्यान में रखना। प्रसरण का अगर पूछा जाए तो ये होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। ये 2 चीज़ों में एक चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, एक नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर प्रसरण दे दिया है, मानक विचलन पूछा गया तो इसको अंडर रूट कर देंगे। अगर मानक विचलन दिया हुआ प्रसरण पूछ रहा तो स्क्वायर कर देंगे। जैसे मानक विचलन 3 दिया हुआ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 प्रसरण हो जाएगा। कभी प्रसरण 9 दे दिया तो मानक विचलन पूछा तो इधर अंडर रूट कर देंगे स्क्वायर हटा के। तो ये फार्मूले आपको क्या करना है ध्यान में रखना। तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है,
आपसे पूछा जाएगा विचलन गुणांक, कौन सा विचलन गुणांक आपसे पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका होता है मानक विचलन बटा माध्य और गुणे कौन सा 100। ये 3 फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। तीनों फार्मूले से आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3 चीज़ है, विचलन गुणांक, मानक विचलन और माध्य। ये 3 चीज़ों में से 2 चीज़ आपको दिया हो रहेगा, एक चीज़ आपको दिया हो नहीं रहेगा, वही आपसे पूछा जाएगा। फिर से बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, विचलन गुणांक पूछेगा तो मानक विचलन बटा माध्य गुणे क्या होते हैं 100 होते हैं। आइए दूसरे सवाल के आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में पूछा गया 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। इसमें देखिए कि 76 किलोमीटर यानी ट्रेन की चाल कितना है 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद में इसमें टाइम जो दिया वो कितना है 27 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद में आपको इसमें 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 450 मीटर मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है। आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है कि बताइए ट्रेन की लंबाई क्या। कुछ नहीं करना, ट्रेन की लंबाई पूछा मतलब दूरी पूछा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना 76 और आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए तो 5 बटा कितना 18 से, और गुने समय कितना 27 सेकंड, 9 तिया 27, 9 दूना 18, एक कट जाएगा कितना 38 दूना कितना होता है 76 होते हैं। अब इसको गुना करिए, 38 गुने कितना 5 तिया 15, 15 ठी 120 और 15 तिया 45, 45 और 12 कितना होंगे तो 45 से 10 55 और 56 57 मतलब 570 मीटर आएगा। अब इसमें क्या है, तो इसमें ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। आपसे पूछा कि ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें माइनस कर देंगे कितना 450 मीटर, कितना बचेगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा कितना 1, यानी 120 मीटर लंबाई है किसका, आपको ट्रेन की लंबाई है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में दिया हुआ। तो ये भी अच्छे सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल आपको आसान भी मिलेंगे, जो सवाल आपको आसान लगता है वो बिल्कुल आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, जो नए रहेंगे वो बिल्कुल लगातार से देखिएगा। तीसरा कह रहा है 0.9 का वर्गमूल। इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं। 0.9 का आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। अब यहाँ पर जैसे ही बच्चे स्क्रीन पर देखते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 दिमाग में आ जाता है, लेकिन 9 नहीं पूछा, आपसे 0.9 का वर्गमूल पूछा। अब यहाँ से जैसा ही 9 देखते हैं तो बच्चे का ध्यान में आ जाता है कि 9 का वर्गमूल 3 होंगे, और ऑप्शन में भी वैसा आपको सामने दिखाई देगा तुरंत। अब झट से टिक करिएगा, आपको गलत हो जाएंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, 0.9 पूछा है, इसको आप पहले क्या करिए पॉइंट हटाइएंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, यही ना आएगा, तो कहिएगा यस सर। अब बताइए यहाँ पर कितना होंगे 9 बटा कितना होगा 10 होगा, 9 बटा कितना 10। अच्छा 9 का तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्या 10 का वर्गमूल फिर नीचे निकालिएगा, नहीं निकालिएगा। फिर क्या 10 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, फिर पॉइंट में आ जाएगा। जैसे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, अब 10 का पॉइंट में आएगा, फिर इसको भागा भी देना है, कितना लंबा हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या होंगे आपको कि आप क्या करिए, ऊपर भी एक 10 से गुना, नीचे भी एक 10 से गुना, ऊपर हो जाएगा 90 और नीचे हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना होंगे 10। अब ऊपर में आप 90 का वर्गमूल निकाल लीजिए, और 90 का वर्गमूल निकालने के बाद में 10 से भागा दे देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए देखिए ऑप्शन में भी चलना है कि 90 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं कि 90 का वर्गमूल, तो ऐसे किसी का 90 का वर्गमूल तो डायरेक्ट याद नहीं रहेंगे। हाँ 9 9 81 यानी 9 पॉइंट कुछ आएंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको 9.2 को दिखाई दे रहा, एक सी में भी है एक डी में भी है। तो जब तक पूरा 90 का वर्गमूल नहीं निकालिएगा तब तक ये टिक नहीं हो पाएगा। अगर एक ऑप्शन में 9 पॉइंट रहता 0.9 करके तो उसको टिक कर देते। अब आइए इसको सोल्व करेंगे। तो इसको तो आप लोग बना सकते हैं, 9 से लगाएंगे कितना होंगे 9 9 81 होंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, ये 18 हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर कितना होंगे, फिर पॉइंट लगाइए यहाँ पर, तो 00, क्योंकि वर्गमूल में 00 आता है, क्योंकि भागा नहीं दे रहा, वर्गमूल बना रहा है। अब यहाँ से कितना बार में लगेगा 6 बार में लगाइए। अगर आप 6 बार में लगाते हैं, देखिए ऑप्शन भी देखते रहना कि ऑप्शन में पहले 9 के बाद में 4 आया, इसका मतलब 6 से नहीं लगेगा 4 से लगेगा। तो 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33 होंगे, और बाकी हाथ में कितना 3 और 4 और 3 कितना 7, ये 10 में से 6 जाएगा 4। फिर उसके बाद में 9 में से 3 जाएगा कितना 6, और 8 में से 7 जाएगा कितना 1 बचेगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए 4 4 8, और ये 8 होंगे और 1 होंगे। इसके बाद में फिर आपको कितना से लगा था 4 से, फिर आप पॉइंट नहीं बैठाना, अब आपको क्या करना है 00 लगाना।
16400 हो जाएंगे। फिर आपको देखना है कि अगला डिजिट सेम है, तो फिर अगला डिजिट सेम है, सब जगह 8 है, नहीं 8 है और एक जगह 6 है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 8 से लगेगा कि 6 से लगेगा। अगर हम 8 से लगाते हैं तो अगर लग जाएगा तो यही आंसर हो जाएंगे, लेकिन नहीं लगेगा तो फिर 6 वाला ऑप्शन होगा। 8 से गुना करते हैं तो 8 कितना होगा 64, 8 64 और 6 70, और फिर 8 64 और 7 कितना हो जाएंगे 64 और 7 कितना होंगे, तो 64 और 7 71 के एक बाकात में 7 और 8 7 कितना 15, बिल्कुल लगेगा। 15 10 4 है, 16 400 है, इसका मतलब लगेगा। यानी आपका जो ऑप्शन होंगे वो सी वाला होंगे। कितना है तो सी में है आपका 0.9487 है, यही इसका आंसर होंगे। आपको जब यहाँ भागा देते अति वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आपको आता 9.487 आता। 21 का 90 का वर्गमूल आता, तो यहाँ पर लिखते 9.487 बटा कितना 10। अब इसको डिवाइड करते तो 0.9487 आता। तो आपको वर्गमूल इतना आएगा। ऑप्शन को ध्यान में रखते रहना है और उसके बाद में सोल्व करना, माइंड भी लगाना, तभी जा कर के सोल्व हो पाएंगे, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा अगर ऑप्शन नहीं देखिएगा तो। आगे बढ़ें तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेंगे। हाँ, ऑप्शन में अगर एगो रहता 9 पॉइंट करके तो फिर टिक करके निकल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। देखिए इसमें तीन चीज़ें होते हैं। इसमें आपसे पूछा कोई हल नहीं, कौन सा कि कोई हल नहीं, तो इसका कंडीशन होते हैं द्विघात समीकरण में कोई हल नहीं का। एक होते हैं एक हल, एक होता है अनगिनत हल और एक होता है कोई हल नहीं। इस तीनों का कंडीशन होते हैं, इस तीनों कंडीशन को आपको ध्यान में रखना। पहले तीनों कंडीशन लिख देते हैं या इसको पहले बना देते हैं। दो आपको क्या है इक्वेशन, एक 4x + 3y + 5 = 0। उसके बाद में दूसरा समीकरण है 6x - ky और -7 बराबर क्या है 0 है। एक समीकरण 1 और समीकरण 2। अरे कह रहा कि कोई हल नहीं है तो k का मान आपसे पूछा गया। देखिए इसमें कोई हल नहीं, पहला है आपको कि पहला हल एक हल, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। कौन सा अद्वितीय हल। दूसरा है आपका अनंत हल, अनगिनत हल। कौन सा अनगिनत हल। और तीसरा है आपका कोई हल नहीं। कौन सा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर एक हल और अद्वितीय हल का था तो इसका फॉर्मूला होता है a/d ≠ b/e। अनगिनत हल होता है तो a/e = b/e = c/f। अगर कोई हल नहीं है तो a/d = b/e और ≠ c/f। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका कंडीशन होता है। कोई हल नहीं है तो इसका होंगे a/d = b/e ≠ c/ क्या होते हैं f होते हैं। देखिए आपको NCERT में क्या मिलेगा कि हमने इसमें लिखे हैं ABCDEF, तो वहाँ पर आपको मिलेगा A1 B1 और C1। यहाँ पर मिलेगा A2 B2 और क्या मिलेगा C2 मिलेगा। मतलब जहाँ हम B लिखे तो वहाँ पर B1 मिलेगा, C लिखे तो C1, D लिखे तो वहाँ पर A2 मिलेगा, E लिखे तो B2 और F लिखे तो C2। ये आपका NCERT में मिलेगा वहाँ पर। और अगर अगर दूसरा बुक में स्टूडेंट फ्रेंड में देखिएगा तो आपको फिर वहाँ पर मिलेगा ABCDEF करके। अब यहाँ पर देखते हैं कि मान कैसे आएगा ए का, तो ये का मान है, ए बी का मान है, ए सी का मान है, ए डी का मान है, ई का मान है, एफ का मान पुट करिए। अच्छा बताइए ए नॉट इक्वल टू, तो क्या इससे कोई मतलब है नहीं है, इसी से निकलेगा। तो ए का मान कितना है 4 है, डी का मान कितना है 6 है बराबर, बी का मान कितना है 3 है, ई का मान कितना माइनस के है। यहाँ पर देखना माइनस भी, प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्लस नहीं लिखा जाता है। कटता है तो काट दीजिए, ये 2 दूना 4 और ये 2 3 कितना 6, मतलब -k2 बराबर कितना होंगे 9 होंगे। यानी k का मान निकालेंगे, -k2 नहीं 2k। अब k का मान निकालेंगे तो 9 बटा कितना होंगे 2 माइनस में, यानी k बराबर होंगे -4.5 होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे। अब ऑप्शन में आपको प्लस में भी होगा, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर -4.5 होंगे। अगर ये दोनों से निकालिएगा तो ये दोनों से आपको आंसर प्लस आएंगे, और ये दोनों से नहीं निकालना क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। जहाँ पर बराबर है वहाँ से आपको आंसर निकालना है, तो यहाँ से आंसर निकालिए तो आपका आंसर कितना होंगे k बराबर -4.5। अगर यहाँ से निकाल दिए तो फिर आपका आंसर प्लस में चला जाएगा, वही आंसर आएगा लेकिन प्लस में आ जाएगा, तो फिर आंसर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बराबर है उससे आपको आंसर निकालना है, ये ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़े तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। और इसमें और भी चीज़ें रहती हैं और भी रहता है। जब आप ग्राफ पढ़े होंगे 10th क्लास में, वहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये केवल एक हल है, अनगिनत हल है और कोई हल नहीं है। आगे बढ़े, देखिए जिसका बेसिक पूरा रहेगा ना वो बना सकता है। 9th 10th अगर अच्छा है तो बिल्कुल सही ढंग से वो बना सकता है प्रश्न को। अगला है 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है। 15 भुजा मतलब एन का मान कितना 15 है। आपसे विकर्ण पूछा गया तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 3 और बटा कितना होता है 2 होता है। एन क्या है, भुजाओं की संख्या होगा। यहाँ पर एन क्या है, तो एन जो है वो भुजाओं की संख्या है। अब बताइए यहाँ पर एन का मान कितना 15, 15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो 15 में से 2 जाएगा 12 और बटा कितना 2, 2 छक 12, 15 छक कितना 90। इस पर भी खूब सवाल पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, विकर्ण बराबर एन इंटू एन माइनस 3/2। इसका ऑप्शन आपको कौन सा होंगे, बी ऑप्शन जो 90 इसका क्या होंगे सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूले होगा वो आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना पड़ेगा तभी बनेंगे। अगला है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों का मूल्य, मतलब 1 रुपया का है, उसके बाद में 50 पैसा है, उसके बाद में 25 पैसा है और इसके आपको दिया हुआ कि सिक्के का मूल्य कितना है, तो सिक्के का मूल्य 93.75 है। ये आपको मूल्य दिया हुआ। उसके बाद में सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये आपको सिक्के की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 3:4:5 दिया हुआ। 3:4 कितना है 5 दिया हुआ। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होंगे। अब यहाँ से आइए, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया के 3 सिक्के हैं। अगर हम यहाँ से मूल्य निकालना चाहेंगे, क्योंकि आपको जो नियत राशि दिया हुआ वो मूल्य दिया हुआ, तो हम लोग का भी मूल्य चाहिए। 1 रुपया के 3 सिक्के तो 3 रुपया होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितना होगा 2 रुपया होगा। 25 पैसे के 5 सिक्के तो कितना होगा 1.25 रुपया होगा। 1 रुपया 25 पैसा होगा। किताब कहा कि टोटल 93.75 रुपया है। हम लोग कहेंगे तो 3 2 5 और ये कितना 6.25 होगा। आपसे सभी का निकालना, सभी सिक्कों को, तो इसका निकालना 3 से गुना, इसका निकालना 4 से गुना और इसका निकालना कितना से 5 से। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको आप काटिएगा कि कितना से कटेगा। ये 625 है और ये कितना है 93.75 है, तो ये आपको बिल्कुल कटेगा। शायद 15 से 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 और 15 छके 90, यानी 15 से कट जाएगा। अब बताइए 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 पचे कितना 75। यही आपका आंसर होंगे। 1 रुपया का 45 सिक्का, 50 पैसे का 60 सिक्का और 25 पैसे के 75 सिक्के होंगे। 45 60 75 ऑप्शन में कहाँ है, तो 45 60 75 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको हर शिफ्ट में पूछा जाएगा ऐसा सवाल सिक्के वाले। आगे बढ़िए, करा 56 84 112 का लघुत्तम समवर्तक। इसको तो आप लोग बना सकते हैं 56 84 और कितना 112 का लघुत्तम समवर्तक। कितना ऐसे करके बनाना, ऐसे नहीं बनाना। आपको क्या करना है कि इसमें देखिए बड़ा संख्या कितना है, तो बड़ा संख्या इसमें कौन है 112 है। इसको तोड़िए तो 16 गुने 7 कितना होता है 112। अब इस सब संख्या को लाने का प्रयास करिए तो 56 लाएंगे तो 7 तो पहले से है और 7 8 56 मतलब 8 चाहिए, तो 8 इसमें है, 8 दूना 16 है ना, 8 शामिल है, तो इसका मतलब भी आ चुका है। 84 को चाहिए 12 7 84, तो 700 है लेकिन 12 नहीं है, तो 12 लाने के लिए 4 तिया 12, 4 इसमें है 3 नहीं है तो 3 से गुना। अब बताइए इसको गुना करिए, 16 7 72 से 112 गुना कितना होंगे 3, यानी 336। इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, जो एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर कहाँ बी में है। अब इसी को आप ऐसे बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता। कितना टीचर भी देखिएगा ना ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके नहीं बनाएंगे आपको। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है x331 x3331 और ये कह रहा है कि 11 से विभक्त है। तो आपसे पूछा गया कि एक संख्या का मान क्या होंगे। तो यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। तो अल्टरनेट होता है, x के बाद 3, फिर 3 के बाद कितना 1 जोड़ दीजिए तो 4 + x हो जाएगा। फिर नीचे कितना अल्टरनेट है 3 + 3 कितना हो जाएंगे 6। इसका मतलब है
कि इधर 4 + 1 से इधर 6 है, या तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो अल्टरनेट वाले को घटाने पर 0 आना चाहिए, या तो घटाने पर क्या होना चाहिए कि घटाने पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर इसको हम घटाएंगे 4 + x बड़ा में से, या जैसे 4 + x है, अगर हम 6 में से घटाएंगे तो x के जगह पर हम क्या रखें कि 0 बच जाए, तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और अगर 0 आ जाएगा तो वो 11 से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसका मतलब x के जगह पर 2 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए तभी बना पाइएगा, नहीं तो आपको फिर ऑप्शन रखिएगा तब बनेगा, फिर ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में जहाँ तक समझाने की रहती है मैं वहाँ तक समझा देता हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा अगर खींचूंगा, अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताएं, फिर 9 का, फिर 3 का, तो फिर लंबा चला जाएगा वो। अगला है सोल्व करना, निम्न को हल करना है आपको। 24 है, भागा है, और उसके बाद में कितना है 19 - 9 भागा कितना 3 है, और गुने 9 है, तो ये तो बन जाएंगे आपका। ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 19 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। माइनस में 8 तिया कितना 24, -3 इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। ऑप्शन में 3 भी है, -3 भी है, तो सतर्क से इसका आंसर कितना होगा, -3। आप बना के देख भी सकते हैं, इसका आंसर -3 आएंगे। जैसे इसमें भागा देंगे तो 3 आएगा ना यहाँ पर, फिर गुना करेंगे 9 तिया 27, 19 में से 27 जाएगा तो -8, 8 तिया कितना होगा 24, माइनस में बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब इसका रेट कितना दिया हुआ, तो इसका जो रेट है वो 5% है। टाइम कितना दिया हुआ, तो टाइम जो इसका दिया हुआ है 3.1/4 वर्ष दिया हुआ। चलिए उसके बाद में आपसे पूछा गया कि 2790 रुपये हो जाती है, तो ये आपका मिश्रधन है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2790 रुपया। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका मूल राशि क्या है, निवेश की गई राशि क्या है, मतलब मूलधन पूछा गया। अगर हमसे ऐसा सवाल पूछेगा तो आप लोग का मूलधन को हमेशा कितना मानना, 100 मानना। अब किताब कहा कि 2790 रुपया है, ये मिश्रधन है। हम लोग भी मिश्रधन निकालेंगे, और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या, ब्याज है, तो ब्याज तो 100 रुपया है। अगर हम इसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर देंगे। लेकिन जब मूलधन 100 मानते हैं तो 5 यानी समय दर को और समय को गुना करेंगे, 4 तिया 12 कितना 13/4, तो कितना होंगे 13 × 5 = 65 कितना होंगे 4 होंगे। अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ये 100 × 400 कितना 465 कितना होंगे 4। मूलधन निकालना कितना से गुना 100 से, इसी को काट छट करिए। ये 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और कटता है तो काटिए इसको। ये आपको तभी समझ में आएगा जब पढ़े होंगे। हम लोग मूलधन 100 मानते हैं तो हम लोग का ब्याज निकालना रहता है, तो रेट को समय को गुना करते हैं तो डायरेक्ट ब्याज निकलता है। और मिश्रधन निकालना है तो मूलधन को ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन, और मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। मूलधन निकालना 100 से गुना, ये 4 नीचे था 4 वहाँ चल जाएंगे। आइए इसको काटेंगे, एक कटेगा 465, 5 से काटिए पहले। ये 5 एकम 5 × 9 = 45, और 5 थे कितना 15, ये 20 बार में कट जाएगा। और कटेगा, ये कट जाएगा कितना से 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 93 तिया 30 बार में कट जाएगा। गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 और 6 चौके 24, यानी 24 रुपये का था मूलधन था, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भी आपका साधारण ब्याज से है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। रेट आपका 4% है, टाइम आपका 6 वर्ष है, और आपका जो राशि दिया हुआ है 1250 रुपया, आपसे ब्याज पूछा जा रहा है। ये मूलधन है तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना 6 चौके 24, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 दूना 10 और 25 × 5 = 125, और 2 12 दूना कितना 24, 12 × 5 = 60, 12 दूना 24 और 6 कितना 3, यानी 300 रुपया क्या होंगे, इसका ब्याज होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करा किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसका विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। मतलब आप समचतुर्भुज जानते हैं कि ये समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज में कहा गया कि इसका क्षेत्रफल कितना 24 है, और इसका कह रहा है कि विकर्ण जो होते हैं, मान लेते हैं D1 है और एक कौन सा D2 है, ये विकर्णों का योग D1 + D2 का योग कितना है, तो D1 + D2 का योग 14 दिया है। आपसे पूछा गया कि बताइए, आपसे पूछा गया
किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब एक भुजा की आपको लंबाई बताना है समचतुर्भुज का, जिसका विकर्णों का योग 14 है और इसका क्षेत्रफल 24 है। अब इसमें आपको माइंड लगाना है कितना यहाँ से x मान के बनाएगा, कुछ नहीं करना। अच्छा, विकर्णों का योग 14 है, तो विकर्णों का योग 14 कैसे रहा होगा? इसमें दो चीज़ है, एक पहला विकर्ण एक दूसरा विकर्ण। तो अगर हम इसको 1 मानते हैं कि पहला विकर्ण 1 होगा तो ये 13 होगा। अगर इसको हम 2 मानेंगे तो ये 12 होगा। अगर 3 मानेंगे तो ये 11 होगा। ये 4 मानेंगे तो ये 10 होगा, यही ना होगा। इसी तरह से और 5 होगा तो 9 होगा। लेकिन अब इसमें ऐसा रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना ना चाहिए 24, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने क्या होता है d2। अब इसमें से कौन सा हम मान रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल 24 आएगा? बताइए कौन सा रखेंगे कि इसका मान 24 आएगा? अगर इसका हम कौन सा रखें बताइए? कोई लिखेगा 8 और 6 भी, ये भी 8 और 6 भी 14 होगा। अब इसमें कौन सा रखें? तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम 8 6 लिखते हैं, ये वाला लेते हैं, तो बिल्कुल आपको 1/2 8 गुने 6 रखेंगे तो 2 चौके 8 और 6 चौके कितना होगा? 24 होगा। यानी हमको पता चल गया कि एक विकर्ण 8 होगा, एक विकर्ण कितना होगा? 6 होगा। यही ना होगा? बस अब आपको आंसर आ गया। आपसे पूछा भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता? 90 डिग्री बनता। अब यहाँ पर बताइए टोटल 8 है तो इधर 4 होगा, ये टोटल 6 है तो इधर कितना होगा? 3। ये 3 4 होंगे तो ये विकर्ण हो जाता है। ये कितना होंगे? आपका कर्ण हो जाता है। आपका ये सब त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ये 3 है, 4 तो कितना होगा? 5। यानी भुजा की लंबाई आपका कितना होंगे? 5 होंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो फिर आपको टाइम लगेगा। जो बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत टाइम लगता है मैथ में, तो यही सब वो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं जानिएगा, फिर x मानिएगा, इधर d1 निकालिएगा, d2 निकालिएगा, बैठाइएगा, तो बहुत सारा आपको लंबा टाइम चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए किसी वर्ष की आपको तुलना में, किसी वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक आपका आयत चित्र दिया हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक कहाँ होगा? ऐसे सवालों में आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आपको 2001 दिया हुआ, उसके बाद में ऑप्शन में आपको 1981 दिया हुआ, उसके बाद में ऑप्शन में 1971 दिया हुआ, फिर आपको 1961 दिया हुआ। इसमें देखना है आपको कि पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो होंगे सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसमें देखना है कि ऑप्शन भाई आपको निकालना, नहीं तो आपको क्या होगा ना कि इसमें अगर सब निकालना चालू करिएगा आयत चित्र में तो फिर आपको समय लग जाएगा, और ऑप्शन वाला निकालिएगा तो 4 ही ऑप्शन रहेंगे, और 4 ऑप्शन में प्रतिशत वृद्धि निकालना आसान हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन आपको आंसर आ जाएंगे। और इसमें देखिए सबसे जो ज़्यादा वृद्धि होंगे वो 1981 वाला में होंगे, यही होंगे, क्योंकि 1981 में जो है आपको 1981 में हम नहीं 1961 में, सॉरी 1961 में होगा। कितना होगा? 1961 में। 1961 में अगर देखें तो पहले 1951 को और 1961 को, 1951 में कितना था? 10 था, और 1961 में कितना हो गया? 30 हो गया। तो कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि गुने 100 और अधिक के तुलना कम से कितना? 10 दहाँ के 100 और 20 दहाँ का कितना? 200, यानी 200% का वृद्धि हुआ है। किस में? 1961 में। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन में अगर 1951 भी दे देता और 1961 भी दे देता, तब कौन सा टिक करते हैं? तो आपको ये है जो पिछला वर्ष है और ये कौन सा अभी अगला वर्ष है, तो आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा है, सब सवाल को पढ़िएगा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, तो किस वर्ष ही होगा, और पिछला वर्ष ही है तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुआ। तो आपको यहाँ वाला पूछा गया 1961 वाला, नहीं तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर वहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पूछा गया है। तो बढ़िया से पढ़ना है, तब आपको जवाब देना है। आगे बढ़ें तो इसका आंसर 1961 होगा। बाकी आप ऐसे सवालों को मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सही बनाइएगा, जो ऑप्शन में ज़्यादा वृद्धि आ जाएगा वही सही होगा, नहीं तो सबको निकालना चालू करिएगा तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। ऐसे सिर्फ ऑप्शन वाला ही निकालना पड़ेगा, और जो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगा वो आंसर हो जाएंगे। किसी मिश्र धातु में 15%, 14 नंबर प्रश्न है, 13 तक पहुँच गए हैं। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरा धातु की मात्रा कितना? तो टोटल 100% होता है। 51 चांदी है तो इसमें चांदी कितना? 15 है। अब 100 में से 15 घटा दीजिए तो कितना? 85। 16 करेंगे 5 या 15, 5 से 17 और 3 से 17, 17 17 कितना? 289 ग्राम होगा, जो अदर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है।
अरे बाबू टोटल प्रतिशत 100 होगा ना मिश्रण, जिसमें से चांदी दिया है कि चांदी जो है वो 15% है, तो बाकी 85% होगा। चांदी का तुलना चांदी से कर दिए। अगला है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता है तो वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब माइनस, मतलब कम समय लगता है। और उसके बाद में अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए उसने ऑफिस में 3 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब 3 मिनट ज़्यादा का समय लग जाता है उसको। आपको पूछा गया कि बताइए ऑफिस से जाने में वह कितना मिनट की कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, घर से ऑफिस से दूरी तय क्या। तो ऐसे सवालों में आपको याद रखना, अगर दूरी पूछा गया ऐसे सवालों में और कम और ज़्यादा समय लगता है तो दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर, और गुणे क्या होंगे, समय का अंतर, समय का अंतर। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। चालों का गुणनफल मतलब दोनों का गुना करिए, 40 गुने 36, और ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय आपको क्या होगा घंटा में, अगर ये मीटर प्रति सेकंड में होगा तो समय क्या रहेगा यहाँ सेकंड में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चालों में अंतर तो एक प्लस और माइनस अंतर जुड़ जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। समय का अंतर, सॉरी चालों में अंतर कितना का होगा 40 और 36 4 का। समय में अंतर तो ये माइनस है प्लस है तो जुड़ जाएगा, अंतर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। कटता है तो काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा। अब गुना करना है, 3600 का कितना 44 से 1400 कितना होंगे 40 होंगे, जो ऑप्शन में आपको होंगे। कहीं पर गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा। चालों का गुणनफल, चालों में अंतर, समय में अंतर, सॉरी 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 यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ये 4 अभी हम आपको बोल रहे थे इसके पहले कि समय का अंतर कितना हो गया 3 1 4, ये 4 आपको क्या मिनट में शायद दिया हुआ ना, हाँ मिनट में, तो इसको घंटा में बदलें कितना से भागा 60 से, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 6 36 और 6 चौके कितना 24 किलोमीटर आपका क्या होंगे दूरी होंगे। अभी हम पहले बोले ही कि बताइए इसको क्या रहेगा मिनट रहेगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो यहाँ घंटा लिखिएगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो इसको सेकंड रखेगा, और यहीं पर हम नहीं लिखे थे भागा नहीं दिए थे तो गलती हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों में अंतर, समय में अंतर कब लगाना है, जब चाल दिया हो रहे और आपसे पूछे कि 1 मिनट देरी 3 मिनट देरी तो ये फॉर्मूले आपको लगा देना। अगला है आपको पाइप ऑफ टंकी से है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस पाइप ऑफ टंकी को आप बना के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ। इस पाइप ऑफ टंकी को आप बना के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है। अगला है निम्नलिखित में 17 नंबर में 16 नंबर आप बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 का नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 9 के विभाज्य का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 कटेगा, 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9, पहला तो कट रहा है, 2 1 3 और 3 6 2 8 1 9, पहला मतलब कि कट रहा था, इसको फिर चेक करने का और कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर यही सही है जो 9 से कट रहा है। निम्न को हल करें। ये पॉइंट वाला में आपको क्या करना है, बहुत सारे गलती कर देते हैं, तो पॉइंट वाले में आपको अच्छे से बनाना है, टाइम लगेगा तो ठीक है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है ऐसे सवालों में। यही सवाल आपको गिर जाते हैं तो 123 है, इधर पॉइंट नहीं है तो आप 0 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 12.3 है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ 12 है कितना 3 लिख दीजिए, तो अच्छे से बनाइएगा इसको। 1.23 है, 1 यहाँ लिखेंगे, 0.2 और 3 लिखेंगे, यहाँ खाली है खाली 0 लगा दीजिए, जहाँ पर खाली है वहाँ पर 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको क्या होंगे, अच्छा रहेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर 0.123 है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिएगा पहले 1 2 3, इधर क्या 0 0 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 0 0 लगा सकते हैं खाली है तो। उसके बाद में 0.0123, 0.0123, पहले पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दीजिएगा, उसके बाद में बढ़ दीजिएगा जहाँ बढ़ना। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ गया 3 5 6, 3 2 5 1 6, ये होगा 3 3 6, ये 3 और ये कितना होगा 1, यही आपका आंसर होंगे 136.6653 होगा, जो ऑप्शन नंबर का सी में दिया हुआ। तो इसमें बहुत गलती करते हैं आप, इसी तरह से बनाइएगा, पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लिखते जाइएगा और उसके बाद में सोल्व करिएगा, आपको गलत नहीं होंगे, नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाइएगा गलती हो जाएगा। वैसे सवाल अगर गलत हुआ तो फिर समझिए रिजल्ट से हाथ धो दीजिए। अगला है 2 प्रीतों की त्रिज्या जो है 19 नंबर है, उसके बाद में 20 और 21।
दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखिए इसमें दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा। ये दोनों सवाल आपसे पूछा जाता है। अनुस्पर्श का मतलब होता है सीधा और अनुप्रस्थ का मतलब होता है तिरछा। दो वृत्त रहेंगे, कितने वृत्त इसमें रहेंगे? दो वृत्त, एक वृत्त छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, एक वृत्त बड़ा रहेगा एक क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसमें आपको पूछा है, इसमें दिया गया है कि इसमें बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं, केंद्र के बीच की दूरी से डी से लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसमें दो त्रिज्या रहेगा, कितने त्रिज्या? दो त्रिज्या। तो दो त्रिज्या रहेगा तो एक त्रिज्या को लिखेंगे R1 बड़ा R और एक को त्रिज्या को लिखेंगे छोटा r लिखेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर फॉर्मूले में आपको आएंगे। देखिए उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा मतलब सीधा, एक केंद्र यहाँ एक केंद्र यहाँ, यही है। तो इसमें आपको पूछा गया, ये तो आपको दिया हुआ कि इसका मान कितना d है और त्रिज्या भी दिया हुआ। आपको ये पूछा अनुस्पर्श के मतलब सीधा, मतलब इसकी लंबाई पूछा कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया आपको। और इसमें है एक केंद्र है और एक केंद्र है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ के मतलब तिरछा, एक केंद्र के बीच की दूरी, ये त्रिज्या हो गया इसका। आपको इसमें ए वाले पूछा गया कि बताइए इसकी लंबाई क्या होंगे, इसकी लंबाई क्या होंगे। ये आपको तिरछी है और तिरछी का मतलब कौन है? अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला आपको याद रखना। लेकिन इसमें जो सवाल पूछा अनुस्पर्श पर बनाइएगा तो आपका आंसर नहीं आएंगे, इसका आंसर आपको अनुप्रस्थ पर आएगा। तो उसमें गलत है, मिस्टेक है, वहाँ पर अनुस्पर्श नहीं अनुप्रस्थ लिखा होगा, एग्जाम में लिखा होगा अनुप्रस्थ, यहाँ पर छापने में गलती किया। इसका फार्मूला होंगे, अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसकी अनुस्पर्श की लंबाई क्या होंगे, अनुस्पर्श की, तो इसका फार्मूला होता है √D माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का क्या होते हैं? होल स्क्वायर। अनुस्पर्श पूछेगा डी माइनस बड़ा आर माइनस डी माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। और अगर इसमें अनुप्रस्थ पूछे, कौन सा? अनुप्रस्थ पूछे, तो अनुप्रस्थ की लंबाई होंगे डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का क्या होंगे? होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना। अब आपसे इसमें अनुस्पर्श पूछा, लेकिन अनुस्पर्श पर इसका आंसर नहीं आएंगे, अनुप्रस्थ पर आएगा। तो आपको अनुप्रस्थ पर बनाना है। और इसमें आपको जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और इसमें दो त्रिज्या है, एक कितना है? 4.5 है, एक 3.5। ये 4.5 है, ये 3.5 और डी का मान कितना? 10 है। मान पुट करिए, यहाँ पर रखेंगे कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100 होगा माइनस आर प्लस आर, 4.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 8 64। और यहाँ कितना बचेगा? 36 और 36 का वर्गमूल कितना? 6 होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर का ए में है। तो सवाल इसमें मिस्टेक है, छपने में अनुप्रस्थ लिखना चाहिए, अनुस्पर्श के मतलब सीधा होता है, वहाँ पर सवाल एग्जाम में सही होगा, छपने में गलती कर दिया। तो ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना। अनुस्पर्श मतलब सीधा, और देखिए ना सीधा, ये माइनस क्या रहता है? सीधा रहता है ना, सीधा सीधा सीधा, सब जगह माइनस लगा दीजिएगा। अनुप्रस्थ मतलब तिरछा, तिरछा का मतलब प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पर प्लस कर दिया, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। याद करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ें, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ा रहते हैं, माइनस प्लस में और ऑप्शन में दोनों रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ें, तो अनुस्पर्श मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब तिरछा। एक सवाल 20 नंबर पाई चार्ट से ही बन जाएंगे, बहुत ही आसान है। पाई चार्ट में ध्यान रखना है कि अगर वृत्त में पाई चार्ट में रखेंगे, पाई चार्ट में, और इसमें 2-3 ऐसे बटा हुआ रहेगा ऐसे, तो अगर प्रतिशत दिया 2%, 20%, तो तुलना हमेशा 100 से करिएगा, 100% मारिएगा टोटल के। ये टोटल को कितना मारना है? 100% मारना है कि वृत्त में टोटल 100% होंगे, सब जोड़ जाड़ के, जो भी हो सब जोड़ जोड़ के कितना प्रतिशत? 100%। अगर यही वृत्त में अगर डिग्री से रहे, ये 2 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, तो इस तरह से आपको फिर इसमें 360 डिग्री मानना। कितना मानना? 360 डिग्री। तुलना करिएगा तो 360 मानना कि टोटल 360 डिग्री के अंदर पर होंगे, और प्रतिशत से रहेगा तो 100 मानना। बाकी सवाल आपको बन जाएंगे, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक लास्ट आपका 21 नंबर सवाल। कह रहा 2 पाइप एक किसी टैंक को क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ये 25 घंटे में भरेगा, ये 40 घंटे में भरने का काम कर रहा है। उसके बाद में करता, जबकि एक तीसरा पाइप सी जो है
मानते हैं उसको सी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है, 1 घंटा में सब है। आपसे पूछा गया कि बताइए जब टैंक को पूरी तरह खाली और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना तो यही आपको क्या करना है, कार्य करना है। 25 40 16 का एलसीएम कितना होंगे? 5 8 40, 8 दूना 16, 5 5 25, 8 दूना 16, 85 5 कितना 400, मतलब 400 काम आपको करना है। तो इसका क्षमता कितना होगा? 25 से भागा देंगे तो कितना होगा? 25 को अगर 4 से भागा देंगे तो कितना होंगे? 25 चौके 100, 25 चौके कितना 100, 4 चौके 16 बार में कट जाएगा ही। उसके बाद में 40 दाएंगे 400 बार में कट जाएंगे, 16 दूना 32 और 16 85 25 बार में कट जाएगा। मतलब इसका क्षमता है 16 भरेगा, 10 भरेगा और ये 25 खाली कर देगा। तीनों को एक साथ खोला जाता है। इस टैंक अगर खाली है, ये खाली है तो इसमें तीनों को खोला जाता है, तीनों को खोला जाता है इसमें, तो तीनों चालू होगा तो ये दोनों भरेगा, ये खाली करेगा। तो भरता है 16 और 10 26 और खाली करता है 25। तो बताइए भरता कितना? एक ही ना भरता है, टोटल भरना है 400 और तीनों मिल के भरता है, एक भरता है। तो बताइए कितना होंगे? 400 घंटा आएगा, यही ना आएगा क्योंकि ये घंटा में था। 400 घंटा, ऑप्शन में 400 घंटा नहीं है, दिन में है। तो बताइए 24 घंटा बराबर 1 दिन, तो 24 से भागा दे देना है इसको। अब भागा दीजिएगा तो आपको आंसर आएंगे 16 दिन 16 घंटा आएगा। कितना? 16 दिन 16 घंटे। इस सवाल का क्या होंगे? आंसर होंगे। भागा दीजिएगा तो इसको आपको 16 दिन 16 घंटा, 16 से लगेगा और 16 आपको शेषफल बच जाएगा। तो ये सवाल आपको था, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं। अब आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बाकी शिफ्ट में कैसा रहता है। तो देखिए बाकी शिफ्ट में जो रहते हैं आपको वो 3 से 4 सवाल, अगर मुश्किल शिफ्ट आ जाएगा तो मुश्किल से इसमें कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आप अच्छे से सब चीज़ जानते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं, टोटल 21 प्रश्न में 21 प्रश्न आप सही कर सकते थे। लेकिन अगर यही टप कर देता है, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम होते जाता है, अगर टप कर दिया तो 4 सवाल से 5 सवाल मुश्किल रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। उसमें मतलब टाइम लगना, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, टाइम लगने वाला रहता है, बस उसको घींच तींच के बड़ा कर देता है सवाल को। तो बाकी उसमें भी 15-16 सवाल बनेंगे और इसमें 20 में 20 बना सकते थे 21, उसमें कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे। तो चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।